बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने की अंतिम तिथि अब लगातार पास आती जा रही है। लगातार रोज ही जवानों के द्वारा माओवादियों पर घेराबंदी करके उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, जिससे बड़ा नुकसान जवानों के द्वारा माओवादियों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में अब स्थिति ये आ गई है कि हर किसी के जुबान में आ गया है कि लगता है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा बहुत जल्द सच होने वाला है। कई लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि 31 मार्च 2026 के पहले ही नहीं कहीं ऐसा न हो कि माओवाद पूरी तरह से पूरे देश से समाप्त हो जाए। जो परिणाम आ रहे हैं उसे देखकर हर कोई ऐसा बोल भी सकता है। इसी बीच आज सुबह से ही माओवादियों का एक पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज सुबह ही केंद्रीय समिति के जो प्रवक्ता हैं माओवादियों के, उसके जिनका नाम अभय के नाम से ये प्रेस नोट जारी होता है। एक नया प्रेस नोट जारी हुआ है जिस पर जो बातें, हालांकि तेलुगु में ये प्रेस नोट जारी की गई है और इसमें जो बातें लिखी हैं वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया 31 मार्च 2026 माओवाद पूरी तरह से पूरे देश से समाप्त, और 2024 में सफलता के आंकड़े, 2025 में उन आंकड़ों को पार करते हुए सफलता के आंकड़े अब कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर मुहर लगाते नजर आ रहे हैं कि वाकई में अब माओवाद खत्म होने की कगार पर तो आ ही गया है। इसी बीच लगातार अब बड़े स्तर के माओवादी भी कहीं न कहीं अबूझमाड़ के अलग अलग इलाकों में मारे जा रहे हैं। और उसके बाद में ये कहा जाता था कि अभी तक केवल आदिवासी ही जो माओवादी मारे जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए कि जो तेलंगाना कैडर हैं वो भी मारे जा रहे हैं। ऐसे में आज अभय का एक पत्र आना तेलुगु में लिखा हुआ, वो काफ़ी उत्सुकता भरा रहा। पूरे दिन इस पर गहमा गहमी बनी रही और जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी आज इस पर पत्रकार वार्ता करके अपना बयान दिया है। और ये प्रेस नोट कब आया है? ठीक उस समय आया जब आज से ठीक 3 दिन के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दंतेवाड़ा के दौरे में रहेंगे। बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। ये दूसरी बार होगा। इसके पहले जब बस्तर ओलंपिक का समापन हुआ था तब भी केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, और अब बस्तर पंडुम के समापन पर भी केंद्रीय गृह मंत्री खुद पहुंच रहे हैं। आप सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं, हर बार किसी न किसी एक आयोजन के समापन पर आ रहे हैं, या इसके पहले कई बार उन्होंने दौरा किया। मतलब पूरे देश में सबसे ज़्यादा फोकस उनका अगर कहीं है तो बस्तर पर ही है। अब इसके पीछे बस्तर का कितना उद्धार वो करना चाह रहे हैं या बस्तर को किस तरह से वो बना देना चाह रहे हैं विकास करके, वो तो उनके आने वाले वक्त ही बताएगा। लेकिन यह है कि फोकस तो उनका पूरी तरह से बस्तर में है। उन्होंने दावा भी किया था जब सरकार नहीं बनी थी छत्तीसगढ़ में कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो फिर देखना वो छत्तीसगढ़ को किस तरह से कायाकल्प कर देते हैं। अब लगता है उसी ओर आगे बढ़ने के लिए। खैर, हम बात कर रहे थे प्रेस नोट की, तो एक प्रेस नोट आया है अभय का जो कि तेलुगु में लिखा हुआ है, और सुबह से ही इस प्रेस नोट को लेकर हर जगह पर बहस छिड़ी हुई है। हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है और मुझे लगा कि इस पर हमको भी बात कर लेना चाहिए। तो ये प्रेस नोट देखें आप, तेलुगु में ये प्रेस नोट लिखा हुआ है, इसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तेलुगु में क्या लिखा हुआ है उसका हिंदी ट्रांसलेट ये है कि 24 मार्च को शांति वार्ता समिति ने मध्य भारत में चल रहे युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए। भारत सरकार, सीपीआई, माओवादी, ये माओवादियों के जो हेडिंग है उस तेलुगु में कम बेस मुझे लगता है कि उसी तरह का कुछ होगा, क्योंकि हमने इसे ट्रांसलेट किया है। भारत सरकार, सीपीआई, माओवादी को बिना शर्त युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए और शांति वार्ता करनी चाहिए। विषय पर हैदराबाद में गोल मेज बैठक की। हम आज शांति वार्ता समिति के गठन का स्वागत करते हैं जो शांति के लिए गोल मेज बैठक आयोजित करेगी। इस मौके पर हम शांति वार्ता के प्रति अपनी पार्टी का रुख व्यक्त कर रहे हैं। जनवरी 2024 में ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी भाजपा की केंद्र सरकार और क्रांति प्रभावित राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से कगार नाम पर क्रांतिकारी प्रभावित राज्यों के लोगों के खिलाफ जवाबी युद्ध शुरू किया। उस समय छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोगों को धोखा देने के लिए बार बार बयान दिया कि हमारी सरकार माओवादियों से बातचीत के लिए तैयार है, माओवादियों को बातचीत के लिए आना चाहिए। इस अवसर पर हमारी पार्टी के दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के मीडिया प्रतिनिधि विकल्प ने 2 बार जानकारी दी कि हमारी पार्टी शांति वार्ता के लिए तैयार है। शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को कगार नाम पर आदिवासियों के नरसंहार को रोकने बस्तर में तैनात
केंद्र और राज्य सरकार के सशस्त्र बलों को बैरकों तक सीमित करने और नए सशस्त्र बलों के शिविरों की स्थापना को रोकने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया या उत्तर दिए बिना केंद्र एवं राज्य सरकारें पिछले 15 महीने से क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित सभी राज्य, विशेषकर छत्तीसगढ़ में क्रांति विरोधी कगार युद्ध को सख्ती से जारी करके रखे हुए। इस युद्ध में अब तक 400 से अधिक संख्या में हमारी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, कमांडर और पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के विभिन्न स्तरों के सदस्य और आम आदिवासी लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 1/3 संख्या में आम आदिवासी लोग मारे गए। क्रांतिकारी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के सशस्त्र बलों ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें अवैध आरोपों में जेल में डाल दिया है। केंद्र व राज्य सरकार योजना के तहत आम जनता को मार रही है। पीएलजीए के निहत्थे सदस्यों, घायल और दुश्मन सशस्त्र बलों द्वारा फंसे हुए लोगों को अमानवीय यातना का शिकार बनाया जा रहा है और हमारी पार्टी की हत्या की जा रही है, जो कार्टन और किल ऑपरेशन में शामिल है। महिला साथियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसलिए हम इस युद्ध को नरसंहार कहते हैं। इस युद्ध में केंद्र सरकार ने कमांडो फोर्स की आड़ में भारतीय सेना को तैनात किया। क्रांतिकारी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किए बिना आंतरिक सुरक्षा के लिए सेना का उपयोग करना संविधान के खिलाफ है। अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेना का उपयोग करना, चाहे अशांत क्षेत्र घोषित हो या नहीं, संविधान की मूल अवधारणाओं के खिलाफ है। भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारें साम्राज्यवादियों, पूंजीपति और जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न को मजबूत करने और हिंदू राज्य के निर्माण के लिए कगार युद्ध जारी कर रखे हुए। शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हैं। कगार युद्ध का स्पष्ट रहा है कि ब्राह्मणवादी, हिंदू, फांसीवादी, आरएसएस, भाजपा, केंद्र एवं राज्य सरकारें किस तरह से विकसित भारत हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं। यह आदिवासी और गरीबों के खून खराबे की बुनियाद पर बनाया जा रहा है। कल यह देश के किसानों की जमीनों, प्राकृतिक संसाधनों, बाजार और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को देशी विदेशी कॉरपोरेट के हाथों बांट देगा। धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को संवैधानिक बनाता है। यह संघीय व्यवस्था को नष्ट कर देता है और एक तानाशाही केंद्र सरकार का निर्माण करता है। पूर्वी मध्य भारत में हमारी पार्टी के नेतृत्व में आदिवासी और गैर आदिवासी गरीब लोग जो पीढ़ियों से उनके साथ रह रहे हैं, वे अपने जल, जंगल, जमीन पर सत्ता, स्वायत्तता चाहते हैं। अपनी संस्कृति, परंपराओं की रक्षा के लिए, अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए पूर्णतः साम्राज्यवादी, भाजपा एवं पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंकने, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें तथा अन्य दलों की राज्य सरकारें उन जन संघर्षों को मिटाने के लिए पूर्व और मध्य भारत में कगार युद्ध जारी रखे हुए। यदि हमारी पार्टी साम्राज्यवादियों, पूंजीपतियों, जमींदारों के शोषण और उत्पीड़न से उत्पीड़ित लोगों, उत्पीड़ित सामाजिक समुदायों और उत्पीड़ित जातियों की मुक्ति के लिए लड़ रही है, तो केंद्र और राज्य सरकारें उन संघर्ष को दबाने के लिए शहरों, मैदानों में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर रही है। ऐसा एनआईए जैसी खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल संघर्ष जनता पर हमला करने के लिए किया जा रहा है और भीमा कोरेगांव साजिश का मामला समर्थक बुद्धिजीवियों के खिलाफ बनाया जा रहा है। ऐसे में ऐसे तमाम आरोपों के साथ साथ माओवादियों ने अपने प्रेस नोट में लिखा है, चूंकि ये बहुत लंबा प्रेस नोट है, आखिरी में उन्होंने लिखा है, ऐसे में हम जनता के हित में शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए इस मौके पर हम केंद्र और राज्य सरकार के सामने शांति वार्ता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इसके लिए हमारा प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कगार के नाम पर हत्याएं और नरसंहार को रोकें और नए सशस्त्र बलों के शिविरों की स्थापना को रोकें। यदि केंद्र और राज्य सरकारें इन प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देती हैं तो हम तुरंत युद्ध विराम की घोषणा कर देंगे। इन प्रस्तावों के आधार पर हम शांति वार्ता समिति, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों, लेखकों, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया, पत्रकारों, मानवाधिकार समूहों, आदिवासी और दलित समूह, छात्रों और युवाओं, पर्यावरण कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों से शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की अपील कर रहे हैं। हमारा अनुरोध है कि शांति वार्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए देश भर के सभी कस्बों, शहरों, जिला, तालुका और केंद्र और विश्वविद्यालय में प्रचार अभियान चलाया जाए। प्रतिनिधि, केंद्रीय समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, अभय। ये इस पूरे तेलुगु में लिखे हुए प्रेस नोट का हिंदी रूपांतरण है, जिसे हमने रूपांतरण करवाया है, जिसमें माओवादियों ने लिखा है कि किस तरह से वो शांति वार्ता चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जब ये बात आज
पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी रही। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के तुरंत बाद से ही उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो माओवादियों से बातचीत करने को तैयार हैं। अगर माओवादी सामने आकर बातचीत नहीं कर सकते तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। विजय शर्मा शुरू से कहते आ रहे थे कि आखिर चाहते क्या हैं, क्यों आदिवासियों को सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं देना चाहते, जिस वजह से, जो माओवादियों की वजह से बस्तर में बाधित है। इन सब बातों को लेकर जब आज प्रेस नोट की बात आई तो विजय शर्मा ने अपने पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीरता से प्रयासरत है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते इसके लिए कोई शर्त ना हो। उन्होंने कहा यदि नक्सली वास्तव में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत के लिए इच्छुक हैं तो उन्हें अपने प्रतिनिधि वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। साथ ही साथ विजय शर्मा ने कहा कि वार्ता का स्वरूप ISIS जैसी किसी कट्टरपंथी विचारधारा की तर्ज पर नहीं हो सकता। यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो उसे भारतीय संविधान की मान्यता स्वीकार करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर संविधान को नकारते हैं, समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं तो वार्ता का कोई औचित्य होगा ही नहीं। साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी कहा कि जो समर्पण नीति बनाई गई है उसका भी लाभ जो है माओवादी समर्पण करके ले सकते हैं, और अगर उन्हें जब भी बातचीत करनी हो या वार्ता करनी हो तो अपनी किसी भी दल को, किसी भी समिति को भेजे तो उन्हें सुरक्षित तरीके से सरकार उनसे बातचीत करेगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके तरीके से बातचीत होगी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सुनिए क्या कहा विजय शर्मा ने। अब बस्तर की जनता नहीं चाहती ये लाल आतंक हो, बस्तर की जनता नहीं चाहती। बस्तर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ इसको समाप्त करना चाहती और स्वतंत्रता चाहती, वो पराधीन नहीं रहना चाहती है बस्तर की जनता। अब बस्तर की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर ना आए। वो चाहती है कि सब आए। और जब जनता ही चाह लेती है भैया तो जनता जनार्दन होती है। जनता ने चाह लिया तो सब कुछ होता है। इसलिए मुझे बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि आधार उनका समाप्त हो चुका है। कुछ लोग हैं गिने चुने जो उस दिशा में अभी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बड़ी तीव्रता के साथ सरकार ने उस पर काम किया है, जनता ने काम किया है, विभिन्न संस्थाओं ने काम किया है। सरकार ने बहुआयामी काम किए हैं, जो जितने भी उनके अलग अलग आधार हैं उन आधारों को समाप्त करने के लिए जनता के बीच में विकास कार्यों को ले जा करके काम करना शुरू किया है, और पुलिस के ऑपरेशन भी हुए। इन सारी बातों के बाद भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, एक गोली नहीं चलाना चाहती। आप जिस चैनल को चाहें यूज़ करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आज तक वही कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यह भी कहा कि पत्रकार साथियों ने भी और सदन में भी मुझसे कहा गया कि आपने कोई समिति बनाई क्या। मैंने सदन में भी स्पष्ट किया, मैं यहाँ भी पत्रकारों के बीच में भी स्पष्ट उस समय भी किया था, आज भी करता हूँ। समिति उमिति सरकार नहीं बनाने वाली। भाई क्लियर रखना है बात को कि 10-10 समितियां सरकार की तरफ से बनी, परिणाम नहीं निकला। भाई अगर उनके मन में भाव है चर्चा का तो हम तैयार हैं। वो बनाए समिति, वो भेजें जिसको भेजना है, वो जिस भी चैनल से बात करना चाहें बात करें। मैंने पहले भी कहा व्हाट्सएप कॉल पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार हैं, फ़ोन कॉल पर तैयार हैं, किसी को भेजेंगे तो हम तैयार हैं, उसको कुछ नहीं किया जाएगा इस वादे के साथ तैयार हैं। हम सब बातों के साथ तैयार हैं। लेकिन ये न सोचे कि सरकार घुटने के बल आकर के और कहीं किसी के साथ वार्ता करने के लिए समिति उमिति बनाकर किसी को खोज के ला करके भेजेगी। ऐसे नहीं होने वाला है। वो भेजें जिनको भेजना, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल बात करेंगे और बात करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ चर्चा है और इसलिए आग्रह है मुख्य धारा में आए और आगे बढ़े। तो ये थी माओवादियों की वो प्रेस नोट जिसमें उन्होंने शांति वार्ता को लेकर एक लंबी चौड़ा लेख लिखा है। साथ ही साथ विजय शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उनका बयान भी आपने सुना। अब कुछ खास मुद्दे पे आप सोचिए कि माओवादियों का ये प्रेस नोट 28/3/2025 मतलब 28 मार्च 2025 का है, और वहीं आज 1 अप्रैल, आज 2 अप्रैल है, 1 अप्रैल को माओवादियों का जो उनके एक प्रवक्ता और हैं विकल्प, उनके द्वारा एक और प्रेस नोट जारी किया है। ये प्रेस नोट बीते दिनों जो अबूझमाड़ के एक इलाके में जो रेणुका नामक एक 45 लाख की इनामी माओवादी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया, उसको लेकर माओवादियों का एक और पत्र आज जारी हुआ है जिसकी तारीख है 1 अप्रैल 2025। ये पत्र हिंदी में लिखा गया है
जिसमें उन्होंने लिखा है दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर 31 मार्च को घटित मुठभेड़ झूठा है। कॉमरेड रेणुका उर्फ चैते को अरेस्ट करने के बाद हत्या किए थे। कॉर्पोरेट लूट को सुगम बनाने के लिए यह नरसंहार हत्याएं आदिवासियों और क्रांतिकारियों के नरसंहार को तुरंत रोकना है। यह प्रेस नोट लगभग 2 पन्ने का है और इसे विकल्प के द्वारा जारी किया है, जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता हैं। इन्होंने इस 2 पन्ने के प्रेस नोट में सरकार पर 2 आरोप लगाए हैं गंभीर। सबसे पहला ये कि उन्होंने बताया कि 55 वर्षीय जो रेणुका है उर्फ चैते मूलतः तेलंगाना की रहने वाली थी, इन्हें जिंदा पकड़कर इनकी हत्या की गई। इन्होंने बताया कि बीते दिनों जो बोडगा में एक बड़ी मुठभेड़ का दावा पुलिस ने किया, जिसमें 3 माओवादियों के मारे जाने का जिक्र था, उसमें जो सुधीर की जो मौत हुई थी, उनके साथ में जो ऑटोमेटिक वेपन बरामद किया गया था, उसे भी इन्होंने फर्जी तौर पर मुठभेड़ बताया। इन्होंने बताया कि उनकी भी तबीयत खराब थी, उन्हें भी जिंदा पकड़कर पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। इस तरह के आरोप विकल्प ने लगाए हैं और उन्होंने बताया कि ये जो मुठभेड़ें हो रही हैं और मुठभेड़ों के नाम पर नरसंहार किया जा रहा है। साथ ही साथ इस 2 पन्ने के प्रेस नोट जो कि 1 तारीख को लिखा गया है, इसमें कहीं भी शांति वार्ता का जिक्र नहीं है, न कहीं भी केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय के द्वारा जो शांति वार्ता की बात कही गई उसका जिक्र किया गया है। ऐसे में उन्होंने उल्टे सरकार पर फिर से आरोप लगाया कि जो बीते दिनों की लगातार मुठभेड़ों पर कि किस तरह से उनके 2 बड़े सदस्यों को, साथियों को पुलिस ने जिंदा पकड़कर मारा है और उसे झूठी मुठभेड़ की कहानी सुनाई है पुलिस ने अपने बयानों में। उसको लेकर सरकार पर लगातार आरोप ही लगाए हैं। इसको लेकर मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये जो शांति वार्ता का जिक्र किया गया है, जो अभय के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है, कहीं एक बार फिर से कोई छद्म प्रेस नोट तो नहीं? अगर आपको याद हो, बीते दिनों इसी तरह से जो तेलंगाना स्टेट कमेटी के सदस्य हैं दामोदर, उन्हें मुठभेड़ में मार गिराने का दावा पुलिस ने किया था। पुलिस ने बताया था कि दामोदर को घेरा गया है और माओवादियों का एक पत्र जारी हुआ जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि दामोदर की मौत हो गई थी। उस दौरान भी प्रथम दृष्टया सभी ने मान भी लिया, लेकिन जब उस पत्र की जांच की गई तो पता चला वो पत्र फर्जी निकला। कुछ दिन के बाद माओवादियों ने खुद इस बात का खंडन किया कि दामोदर जिंदा हैं और ये पत्र पुलिस के द्वारा छद्म तरीके से छपवाया गया। ये आरोप माओवादियों ने लगाया। दामोदर एक बड़े कैडर हैं जो कि जीवित हैं अभी भी। ठीक उसी तरह से आज ये जो शांति वार्ता का एक पत्र आया है, पत्र हालांकि माओवादियों के नाम से आया, लेकिन ये तेलुगु में आया। अगर केंद्रीय समिति के द्वारा इस तरह का पत्र सरकार से बातचीत को लेकर जारी किया गया है तो तेलुगु में क्यों है? इसे हिंदी में होना चाहिए या अंग्रेजी में? अभय जो कि अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु तीनों ही भाषाओं के अच्छे जानकार हैं, तो उसके बावजूद उन्होंने ये पत्र तेलुगु में क्यों जारी किया? ये भी एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। और अगर ये 28 मार्च का ये पत्र है तो उसके 3 दिन के बाद 1 तारीख को विकल्प के द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके सरकार पर फिर आरोप लगाया जाना और उस शांति वार्ता को लेकर उसमें कोई भी जिक्र ना होना, उस पुराने पत्र को लेकर फिर से संदेह उत्पन्न होता है। हालांकि विजय शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी पत्रकार वार्ता की शुरुआत में ही कहा कि इस पत्र की एक बार और गहनता से जांच होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जो पत्र आया है उस पर उन्होंने अपनी राय बखूबी रखी कि माओवादियों की अगर ये पत्र फर्जी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये पत्र असली है और वो शांति वार्ता के लिए इस तरह की शर्त रखते हैं तब उनके किसी भी शर्त को माना नहीं जाएगा, ना ही शांति वार्ता के लिए कोई समिति बनाई जाएगी। अगर शांति वार्ता करने के लिए माओवादी इच्छुक हैं तो वो अपनी समिति बनाकर सरकार के पास भेजे। उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन गृह मंत्री ने दिया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और फिर बातचीत की जाएगी। ये प्रेस नोट था माओवादियों का, और ऐसे समय में जब माओवादी लगातार नुकसान झेल रहे हैं और उस समय माओवादियों का शांति वार्ता से जुड़ा प्रेस नोट काफ़ी अहम है। अगर ये फर्जी हुआ तो अलग बात है, अगर ये सच है तो काफ़ी अहम प्रेस नोट है। मुझे लगा तेलुगु में है तो भी इसे हिंदी में कन्वर्ट करके अपने दर्शकों को बताऊं और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का बयान भी बताऊं, वो भी उस समय जब देश के गृह मंत्री बस्तर आने वाले हैं। काफ़ी अहम समय इस समय बस्तर में चल रहा है। बस्तर का इतिहास बदलने का समय है। बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी। केवल इतिहास ही नहीं, लोगों की स्थितियाँ, लोगों की परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। अगर माओवाद समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद देखना होगा कि आदिवासियों के जीवन में क्या बदलाव आएगा। वो आदिवासी जो इतने दशक तक अंधेरे में रहे, पगडंडियों से चलते रहे, क्या अब उनके जीवन में कितनी खुशहाली सरकार लेके आएगी, ये भी 31 मार्च 2026 के बाद सबको पता चल जाएगा। तो ये समय काफ़ी ऐतिहासिक है। हर एक कदम से, हर एक जानकारी से आपको अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा
बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।